हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल। आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको एक और नाम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये सब बहुत बारीक लेवल पे समझना बहुत अच्छे से। जो भी प्रोडक्ट हम निकालेंगे वो दो वेक्टर्स के बीच में ही निकलेगा। एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं होता और दो स्केलर्स के बीच में भी कोई नहीं होता, है ना। डॉट प्रोडक्ट को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑफ द टू वेक्टर्स लेट, मैंने ये मान लिया कि दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स विच आर नॉर नल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स नहीं है। तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इसका सिंबल होता है ए डॉट बी। एंड दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी दो वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स रिजल्टेंट एज ए स्केलर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता भाई, है ना, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। आपने ऐसे लिखा ना ए डॉट बी, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने लिखा ए वेक्टर डॉट बी, इसका कोई मतलब नहीं है। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर परफॉर्म्ड बिटवीन द टू वेक्टर्स ओनली। अब जो ये रिजल्टेंट आता है ना इसका, वो एक स्केलर है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, where theta is the angle between a vector and b vector। ये एंगल के लिए सिंबल, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, उसको लिखेंगे ए वेक्टर इन्वर्टेड बी, और इस तरह से इसको ऐसे रीड करते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स इज थीटा। अब सुनिए, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। जिसने भी इसको डिफाइन किया उसने ये फॉर्मूला दे दिया कि ए डॉट बी जो है इसके बराबर होता है, एंड ऑल्सो बी डॉट ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कम्यूटेटिव लॉ लगता है इसमें, आप पहले ए को लिखें या बाद में बी को लिखें, एक ही बात है। अब सुनिए, ये दो वेक्टर है, कहीं घूम रहे थे, मैं पकड़ के ले आई इनको। एक वेक्टर इधर जा रहा था, एक वेक्टर इधर जा रहा था। दीज आर द थ्री वेक्टर्स, हमने इनको मिला करके ज्वाइन कर दिया ओरिजिन पे, को इनिशियल बना दिया। उनके इनिशियल पॉइंट्स मैंने सेम बना दिए। दिस इज कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर्स। इनके इनिशियल पॉइंट्स आप सेम बना लो। इसको ले लो ओ ए वेक्टर, यानी ओ ए, इसको ले लीजिए आप बी। इसका पोजीशन वेक्टर कितना ले लिया? इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लो, इसका पोजीशन वेक्टर ले लो बी वेक्टर। तो ये हो गया ए वेक्टर, इधर वाला हो गया बी वेक्टर। क्योंकि दिस माइनस दिस का कोई लॉजिक नहीं है, तो पूरा पूरा ए वेक्टर ही हो जाएगा। यानी ये जो वेक्टर है ये किसकी डायरेक्शन में जा रहा है? ओ बी। ये किसकी डायरेक्शन में जा रहा है? ये थीटा। दोनों के बीच में दो वेक्टर्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय द ए वेक्टर्स एंड द बी वेक्टर, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू इज द थीटा। एरो मत दो, क्योंकि ये कोई एरो वैरो कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता ही नहीं। आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, है ना। यहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इसको इधर ले आओ, चाहो तो इधर लिख लो। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो गया? m। अब आप देखो डेल्टा, है ना, डेल्टा ओ बी एम। क्या मैं आपको सिखा रही हूं? मैं बता रही हूं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो मैथमेटिकल एक फॉर्मूला हो गया। अब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब क्या है, ये बताता क्या है डॉट प्रोडक्ट, ये जानी है ना, और समझना। क्योंकि मेरी एक मजबूरी है वेक्टर में कि मैं आपको कुछ चीजें जो है दिखा नहीं सकती बोर्ड में ड्रॉ करके, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला हवा में एक पॉइंट है, तो आपको देखना पड़ेगा हवा में एक पॉइंट है ना, वहां हवा में जाकर के पॉइंट नहीं ड्रॉ कर सकती मैंने बोला कि दो प्लेन हवा में जा रहे हैं, तो मैं दो मॉडल्स प्लेन के मेले वेले में जाकर के या शॉप पे जाके खरीद के नहीं लाऊंगी, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। मैंने बोला क्यूब है, तो क्यूब कर इस रूम में है, तो आप देख लो क्यूब नहीं है ना। हाँ क्यूब, अब इसके अंदर बैठे हैं तो क्या इसमें नजर आएगा ना। जैसे मैंने आपको क्यूब खरीद के नहीं दिखाना है, तो बहुत सारी चीजें, मैंने बोला टेट्राहाइड्रन है, तो टेट्राहाइड्रन नहीं बनाने वाली मैं यहाँ पे, आपको विजुलाइज करना है ना, ड्रॉ कर देना। तो कंसीडर द ट्राइंगल ओ बी एम। यहाँ देखिए, ये कौन है? बेस। बेस कौन है? ओ एम, बेस, ठीक है। ये कितना हो गया? हाइपोटेनस, यानी ओ बी। बेस कौन है? लेंथ है। ये कौन है? लेंथ है, सब लेंथ ही ले रहे हैं, कोई वेक्टर नहीं ले रहे। तो बेस टू द हाइपोटेनस कितना हो गया? कॉस थीटा। तो OM कितना हो गया? OB कॉस थीटा। क्योंकि आप सब पहली बार पढ़ रहे हो तो आप ध्यान से समझिए।
OM जो है OM, OB क्या हो गया, OB हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए cos थीटा, ठीक है। तो A डॉट B है ना, ये क्या हो गया, इसको इस तरह से। अभी मैं क्या है सुनो, दोनों साइड A वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया B cos थीटा, देखो B cos थीटा, तो B cos थीटा मेरे पास आ गया। अगर मैं इस राइट हैंड साइड को A वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो AB cos थीटा को नाम दिया A डॉट B, सिंबल दे दिए। जैसे आप एसओटी पढ़ते हो, एसओटी में सक्कम रेडियस होती है, इन रेडियस होती है, एक्स रेडियस होती है, तो वैसे तो आप वैसे बोल दो, शब्दों में आप बोल सकते हो कि भाई इन रेडियस है, लेकिन सिंबल क्या देते हैं, स्मॉल आर। एक्स रेडियस को सिंबलाइज क्या करते हैं, कैपिटल आर। इन सेंटर को क्या बोलते हैं, कैपिटल आई। तो जो ए बी कॉस थीटा बनता है, पहले ए बी कॉस थीटा बना, फिर उसको सिंबलाइज क्या कर दिया, ए डॉट बी। जैसे पहले सर्कल निकला होगा, या सर्कल की इक्वेशन पहले किसी ने देखा कि भैया एक फिगर होता है ये 2 डायमेंशनल में गोल गोल, और फिर उसने सर्कल के बारे में पूरा डेरिवेशन कर दिया। एक सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, उसमें सारा चैप्टर बना दिया। तो जब मैं इस राइट हैंड साइड को ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया ए बी कॉस थीटा, और उसको सिंबलाइज क्या कर दिया इन्होंने, ये इस तरह से ए डॉट बी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे ये जो है उसको ऐसे लिखिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू, और ये जो b cos थीटा है इसको मैंने लिख दिया OM। OM इज इक्वल टू a डॉट बी, a डॉट बी को b डॉट a लिख दूं क्या, एक ही तो बात है, डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिखूं, b डॉट, ये तो कांस्टेंट है, हाँ, a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर, सो OM becomes B डॉट A कैप। ये है जो मुझे जानना है, हाँ? अभी देखो क्या है, मैं एकदम वर्टिकल खड़ी हूं विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्लोर। कितना एंगल है मेरे बीच में, 90 डिग्री, है ना। सनलाइट पड़ रही है मेरे ऊपर, यहाँ पे कोई सनलाइट नहीं, सनलाइट पड़ रही है, तो मेरा जो बॉडी का रिफ्लेक्शन है वो कहां बनेगा, फ्लोर पे या हवा में, पक्का किसी सॉलिड पार्टिकल पे बनेगा, हाँ। मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन बनने के लिए आपको एक सॉलिड पार्टिकल प्रोवाइड करना पड़ेगा। यदि आपने कभी हवा में रिफ्लेक्शन देखा तो भैया समझ जाना गड़बड़ है ना। आप जब चलते हैं तो आपका रिफ्लेक्शन यूं चलता है, आपके आगे आगे ऐसे चलता है, या यूं चलता है, नीचे चलता है ना, क्योंकि हवा एक सॉलिड पार्टिकल नहीं है, उसको सॉलिड पार्टिकल चाहिए। तो यदि ये जो है ओबी वेक्टर मैं हूं, मैं झुक गई थोड़ा सा, है ना, और ये फ्लोर है, तो इस ओबी वेक्टर का यदि इधर से सनलाइट आ रही है तो रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, नीचे। मतलब क्या डायग्राम है, ऊपर नीचे बात मत करो, अलोंग दिस OM या OA बोलो। वो ट्रैफिक पुलिस लेफ्ट राइट बोलता है, या इधर चल जाओ और इधर चल जाओ, उधर चल जाओ, इधर चल जाओ, ऐसे बोलता है। कोई टेक्निकल वर्ड्स होता है ना, तो आप वैसे यूज करो। यदि ये मैं हूं तो स्लाइटली बेंडिंग हूं मैं, मेरे पे सन लाइट आ रही है, कोई सी भी लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है, कुछ भी आ रही है, लाइट पड़ रही है मेरे ऊपर, तो मेरा रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, इस OA के अलोंग जाएगा। इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो OM है, ये OM क्या है, इस B वेक्टर का अलोंग दिस OA रिफ्लेक्शन है। एंड ऑब्वियसली मैंने कल भी बताया था कि रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, आपको याद रहा, प्रोजेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन इज ए शेडो, प्रोजेक्शन और स्केलर क्वांटिटी। इसलिए दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और रिफ्लेक्शन का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकला कि यदि आपको किसी भी एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग प्रोजेक्शन लेना है, यदि आपको किसी भी एक वेक्टर का B वेक्टर का, है ना, द प्रोजेक्शन ऑफ, द प्रोजेक्शन यानी स्केलर या फिर रिफ्लेक्शन ले लो या शेडो ले लो, द प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर इज इक्वल टू, यानी इस B वेक्टर को मुझे इसके अलोंग लेके जाना है। जैसे किसी की मैंने फोटो क्लिक कर ली,
तो जब आप उसको पॉजिटिव बनाते हैं कार्बन उसके पेपर के थ्रू, है ना, तो बेसिकली वो की वही फोटो उस पर चली जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने उसकी शेडो ले ली ना, वो आदमी थोड़े ना उस पेपर के अंदर घुसा पड़ा है ना। आप जैसे प्रोजेक्टर है, जैसे आप प्रोजेक्टर पे देखो, प्रोजेक्टर पे मुझे कोई है ना किसी का वीडियो दिखाना है या किसी का मूवी दिखानी है, तो मैं क्या करूंगी, वहां से शेडो डाल रही होती हूँ इस पे। अब वो चाहे स्क्रीन हो या बोर्ड हो या कोई और व्हाइट कलर का कुछ भी हो, स्क्रीन हो, उस पर आता है नहीं आता है। तो बेसिकली वो जो एक्टर एक्ट्रेस या जो लोग प्ले कर रहे हैं उसके अंदर, वो थोड़े ना वहां पे एग्जैक्टली उठ के आ गए, वो तो शेडो है उसका। तो अगर मुझे इस बी वेक्टर का इस ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस बी वेक्टर का, अच्छा क्या करना है, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है इसके अलोंग, तो इसकी डायरेक्शन यूज करनी है बस। तो जब डायरेक्शन यूज करनी होती है तो किसका यूज करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। आप समझे मेरी बात। तो जब भी मुझे बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन लेना है, तो मुझे बी वेक्टर का जिसके अलोंग प्रोजेक्शन लेना है उसी के यूनिट वेक्टर के साथ क्या ले लूं, डॉट प्रोडक्ट। ये रहा, ये रिप्रेजेंट करता है। सो डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, है ना, रिप्रेजेंट द शेडो या प्रोजेक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेक्टर। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अब सुनिए कुछ चीजें देखिए आप, जैसे मैंने लिखा आई डॉट आई, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी आई कैप, आई मतलब कैप है ये, आई कैप, फिर आई कैप, इन दोनों के बीच का एंगल इक्वली तो है, दो इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, cos 0, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर्स। तो मैंने देखा आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। नाउ आई डॉट जे कैप, यस cos 90 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो 0, आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ। अब देखो मैं इसको और क्लियरली समझाती हूं। मैंने एक वेक्टर ले लिया वी वेक्टर विच इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन होता है दिस स्मॉल एक्स, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस इज स्मॉल वाई एंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वी वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस इज जेड। अरे एक्स क्या है, एक्स है प्रोजेक्शन ऑफ v वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो कायदे से इस प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मुझे ये कहता है कि अगर आप v वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग जाते हो, जिसके अलोंग जाना है उसी की डायरेक्शन लेनी है, तो उसी का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। किसका, जिसका प्रोजेक्शन लेना है, जिसके अलोंग लेना है उसका यूनिट वेक्टर। किसके अलोंग लेना है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, तो वी वेक्टर डॉट आई कैप, आई का आई के साथ डॉट, अरे एक्स तो कांस्टेंट है ना, अरे यहां देखो ऐसे लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और बाहर डॉट ले लिया आई कैप, दिस डॉट दिस, एक्स तो कांस्टेंट है तो आई का आई के साथ एक्स, वाई जे का आई के साथ 0, तो कितना आ गया, v वेक्टर का x एक्सिस के अराउंड प्रोजेक्शन x है। मैं तो आपको कल से चिल्ला रही हूं। सिमिलरली y क्या है, बोलो बोलो, v वेक्टर डॉट j कैप एंड द z ये है। सो मैंने ना आपको दो चीज बताई थी, ये x तो कहलाता है प्रोजेक्शन एंड दिस होल टर्म, yes, component projection is a scalar quantity and when this is simply multiplied, देखो मेरी बात सुनो, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट आएगा, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस आएगा, एक वेक्टर है एक ही स्केलर है, तो ना तो डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन जो एल्जेब्रा में करते हैं। तो ये एक्स कैसा है और आई कैप क्या है,
तो दोनों के बीच में मैंने डॉट क्रॉस लगाया है क्या? नहीं लगाया, लगेगा ही नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जब आप प्रोजेक्शन को उसी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो कंपोनेंट बन जाता है। तो कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो प्रोजेक्शन तो क्या था? वी वेक्टर डॉट आई कैप, और अगर उसी एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कंपोनेंट बन गया। आप समझे? तो ये एक्स आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, वाई जे कैप वाई एक्सिस। इस कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। वो ज्यादा क्लियरली समझ में आता है, ये इंग्लिश वाली चीजें कम समझ में आती है, क्योंकि बेसिकली ओवरऑल अगर हम पुरानी अपनी हिस्ट्री उठाएं तो इन अंग्रेजों ने क्या किया, सारा कुछ यहीं से निकाल करके ट्रांसलेट किया हुआ है ना? सब कुछ यहीं से निकाल के ट्रांसलेट कर दिया, अपनी जो इंग्लिश है, जापानीज है, रशियन है, जो भी है उसमें छाप दिया। अभी हम इंग्लिश नॉवल पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हम इंग्लिश में नॉवल पढ़ रहे हैं, जैसे है ना, पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कद्दू, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन बोलेंगे है ना। तो ऐसे तो वी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? वी वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस वी वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस वी वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। ये तो सिर्फ प्रोजेक्शन है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी व्हेन मल्टीप्लाई बाय द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, कंपोनेंट बन गया। तो मैंने क्या कहा? घटक कहलाते हैं। घटक मतलब जब कोई भी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और एनी अदर पॉइंट वो लाइन सेगमेंट हवा में मूव कर रही है, मतलब उसका एक पॉइंट यूनिवर्स में है, स्पेस में है, तो उसका है ना, उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, कुछ ना कुछ कंपोनेंट वाई के अलोंग और कुछ ना कुछ कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स कंप्लीट बिकम्स अ वेक्टर। ठीक है ना? तो ये जो OM है ना, ये OM ये तो सिर्फ प्रोजेक्शन है, और यदि इसको मुझे वेक्टर क्वांटिटी बनाना है तो स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए उसी के यूनिट वेक्टर से सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये अब सुनो, एक वेक्टर जो होता है ना, एक वेक्टर, उसके दो टोटल कंपोनेंट होते हैं। अ वेक्टर कैन बी डिसॉल्व इनटू टू पार्ट्स, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वेक्टर, एंड सेकंड वन इज द by using the triangular law or the parallelogram law। कैसे? सुनो, ऐसे एरो देते हैं हम, ठीक है? तो इन डेल्टा OMB, OM वेक्टर प्लस बोलो बोलो MB वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर। OM वेक्टर कौन है? OM वेक्टर है B वेक्टर डॉट A कैप इंटू A कैप। गधों, A वेक्टर तो ये पूरा है, समझे आप? OM क्या है? OM वेक्टर है उस B वेक्टर का A वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट। स्केलर मैंने वेक्टर लिया है, अब स्केलर नहीं लिया, तो ये क्या है? प्रोजेक्शन है। इसको इसी के अलोंग कंपोनेंट बनाना है तो इसी के यूनिट वेक्टर से सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्लियर है? प्लस MB वेक्टर, ये कौन सा हो गया? ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर अलोंग A वेक्टर। ठीक है? और ये भाई साहब MB वेक्टर, MB वेक्टर होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर, है ना, टू A वेक्टर या वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे लिख लो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। सो यहां हो गया MB वेक्टर। अच्छा, OB वेक्टर कौन है? OB वेक्टर तो पूरा B वेक्टर ही है। मैंने कोई यहाँ थोड़े ना तोड़ा है इसको, ये पूरा OA वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय A वेक्टर, इतना सा पार्ट लिया तो स्केलर यानी प्रोजेक्शन बन गया, लेकिन इसका थोड़ा ना कोई मैंने पार्ट लिया, ये तो पूरा की पूरा कौन है? B वेक्टर है। सो MB वेक्टर कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस
इसका मतलब एक वेक्टर दो वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है, एक उसका हॉरिजॉन्टल और एक उसका, जैसे किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। लिखा था ना हमने, अ स्क्वायर वेक्टर कैन बी रिटन एज a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, वेर a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और a माइनस ए ट्रांसपोज। तो टोटल वेक्टर कौन था? b वेक्टर, उसमें से हॉरिजॉन्टल घटा दिया तो वर्टिकल आ गया, और टोटल में से वर्टिकल घटा दिया तो हॉरिजॉन्टल आ गया। तो ये क्या है? ये वर्टिकल है, यानी परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर कंपोनेंट है। कंपोनेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब आप इसमें ये नहीं लगाते हैं, यानी सिंपली जो है इतना सा लिखते हैं, इनटू करके ए कैप नहीं करते तो प्रोजेक्शन। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि मुझे किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलोंग लेके जाना है, कभी भी मुझे किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलोंग लेके जाना है, उसकी डायरेक्शन यूज करनी है, तो जिस वेक्टर को लेके जाना है उस वेक्टर का जिसके अलोंग लेके जाना है शर्त, ये मैं पूछूंगी आपसे। जब भी किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग लेके जाना है तो उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो उसके यूनिट वेक्टर के साथ। लेके जाना है का क्या मतलब है? गिर पड़ छोड़ना जाना है, प्रोजेक्शन परछाई लेनी है, ठीक है ना? नोट कर लें आप।
ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट पे एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे सेपरेटली कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इनको सीखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेसिक कंसेप्ट है। सो स्केलर है, कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है इनकी, दैट्स वाई ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, ए को बी से करो या बी को ए से लिखो, ये भी सिंपल है। ए का ए के साथ जब लेंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो देखो आप इसको ऐसे लिखो, ए वेक्टर का स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर। अच्छा कई बार है ना इसको ऐसे लिख देते हैं ये लोग, ऐसे। इसका मतलब ये नहीं है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो लीनियर वेक्टर्स ही पढ़ रहे हैं। तुमने कहीं पे भी आई कैप का स्क्वायर नहीं देखा होगा या ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं देखा होगा, तो इसका मतलब है मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ये प्रिंटिंग वाले ना जल्दी जल्दी में लिख जाते हैं, आईआईटी के पेपर में तो ऐसा नहीं होगा, पर कभी शीट में ऐसे हो तो इसका मतलब यही है। हम ना वेक्टर्स का क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 डिग्री ये नहीं पढ़े, बहुत भारी है ना, अंडर रूट, लॉग ऑफ द वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर, ये सब नहीं पढ़ते है ना। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ इक्वल वेक्टर से 1 हो गया। सिमिलरली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके मॉड का स्क्वायर, इसका मतलब इसी को इसी के साथ डॉट ले लो, तो ये क्या बनेगा, ए डॉट ए स्क्वायर। स्केलर है ना, सिंपली ए स्क्वायर। बी डॉट बी, बी स्क्वायर। ए डॉट बी, बी डॉट ए, एंड दोनों इक्वल होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एग्जैक्टली वैसे ही खुलेगा जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उधर का 2 पावर हटा के अंडर रूट ले लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab। 2 जहां ए बी लिखते हैं वहां डॉट ले लें आप, अंडर रूट ले लो, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 वेक्टर्स नहीं है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यदि मुझे कोई 2 वेक्टर्स या कोई 2 लाइन सेगमेंट, कोई भी 2 लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल निकालना है मुझे, ऐसे देखो ध्यान से, है ना। तो तुम्हें याद है इसको मैंने ए वेक्टर लिया था, इसको मैंने लिया था बी वेक्टर, समझने वाली बात है, और इनके बीच का एंगल लिया था मैंने थीटा। ये थीटा बीटा तो वेक्टर नहीं होता, लेकिन ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये जरूर वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और मैंने इनको को इनिशियल बनाया था, को टर्मिनल नहीं। इसका मतलब ये दोनों एरो ना बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो फिर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में या इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में, दोनों लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल ऐसे निकाला जाता है। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनना, है। जैसे सपोज यहां O से लेकर के A और O से लेकर के B है, इतना मैग्नीट्यूड जो है ना अल्फा है और इतना मैग्नीट्यूड बीटा है। अभी क्या करते हैं हम, इस OB को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इस OA को भी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। ये एंगल चेंज होगा क्या, है ना। तो इसका मतलब एंगल जो है ना इनकी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये कितना मुंह खोल रहे हैं ना उस पर डिपेंड कर रहा है। इसको आप बढ़ा दो या मिटा दो, घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 वेक्टर्स के बीच में तो एंगल थीटा ही रहेगा। इसीलिए अच्छा यहां तक ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया, ये तो फॉर्मूला है। दिस अपॉन दिस कैन बी रिटन एज ए कैप, दिस अपॉन दिस, ये कौन हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया ये ए का, और सिमिलरली ये भी यूनिट वेक्टर हो गया बी का। इसका मतलब 2 यूनिट वेक्टर के बीच का डॉट ले रहे हैं हम। जब भी हमें किसी 2 लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल निकालना है तो उसमें ये वेक्टर का कोई रोल नहीं है। किसके बीच में एंगल निकालते हैं हमेशा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि एंगल जो है ना, एंगल वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायरेक्शन हमेशा जो है वो यूनिट वेक्टर देता है। तो जब भी आप 2 लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल निकालें तो बेसिकली द एंगल इज कैलकुलेटेड बिटवीन देयर डायरेक्शंस, यानी बिटवीन देयर यूनिट वेक्टर्स। आप समझे? अब देखो इसका ये तो हो गया वेक्टर पार्ट, अब अपन इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज लेट ए वेक्टर तो मैंने मान लिया A1 I कैप प्लस B1 J कैप और क्या आता है C1 K कैप, और बी वेक्टर ले लें आप A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ठीक है, इनके बीच का कॉस थीटा। A डॉट बी निकालो ना, I का I के साथ होता है, बाकी के साथ 0, J का J के साथ 1, बाकी के साथ 0, और K का K के साथ, तो यहां आएगा A1 A2 प्लस रूट ओवर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट प्लस C2 स्क्वायर।
ये आप सपोज लेट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दैट मीन्स दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल तो cos 90 0, तो फिर आपको क्या मिला a डॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 का नो, ये तो एक मैग्नीट्यूड है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a डॉट बी। तो यदि कोई दो वेक्टर्स 0 वेक्टर्स नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ नॉन जीरो है, और यदि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स क्या है, a वेक्टर एंड b वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर, एक और वर्ड यूज करते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे आप, 0। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन कौन होते हैं, आई कैप डॉट जे कैप। अब जे डॉट आई लिखो वो भी सेम है, फिर जे का के साथ और के का आई के साथ, ये 0। ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होती है ना एक्स वाई जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब सुनो, ये तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशंस हो गई। एंड पैरेलल इफ ए वेक्टर, ये तो ये हो गया, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो क्या कंडीशन होती है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो एक जना बोलो किसको आता है, दूसरे का क्या हो गया, लेमडा टाइम्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, या फिर दिस अपॉन दिस, हम लोगों को याद ही नहीं रहता, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, दिस इज द कंडीशन फॉर द टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल और कोलिनियर। और ये क्या कंडीशन होती है, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, आई। और ये फॉर्मूला किस में निकाला मैंने, 3D में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यदि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो यहां से मुझे देखो, ये तो हो गई वेक्टर में कंडीशन कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, और 3D में क्या कंडीशन हो गई, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। बताओ जरा, वेक्टर और 3D अलग अलग है क्या, एक ही चीज से दोनों निकल गई, क्यों हम अलग अलग पढ़े। क्लियर है, बात समझ में आ गई। 5 नंबर, किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस, अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, फिर वी वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस वी वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। 6, projection of A वेक्टर along B वेक्टर। अब मैंने उल्टा ले लिया अभी, तो ये कितना होता है बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, A वेक्टर का B वेक्टर के along प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बोलो, A वेक्टर डॉट और कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट along B वेक्टर। सो ये हो गया A वेक्टर डॉट B, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो टोटल में से घटा दो, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ठीक है। 7th नंबर, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये कॉस थीटा मैक्सिमम लेगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा 1, तो ये ए बी, और 1 कब बनता है, यानी पैरेलल एंड कोलिनियर हो। ए डॉट बी मिनिमम कितना होगा, माइनस ए बी, कब, जब कॉस थीटा माइनस हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई ऐसे बोले कि ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, या फिर
उसकी लेंथ, ना तो लेंथ नेगेटिव होती है और ना डिस्टेंस नेगेटिव होती है और ना मॉड नेगेटिव होता है। बोलो बोलो, इसको ऐसे लिखते हैं ना आप, मैंने लिखा ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स दीज टू नंबर्स आल्सो ऑलवेज 0। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किसके पे डिपेंड करता है? तो cos थीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब थीटा आपका एक्यूट एंगल है। लाइन फ्रॉम 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव। अगर आपको कोई ये बोले कि भाई a डॉट बी लेस देन 0 है, इसका मतलब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है ना, लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और कोई आपको ये बोले कि a डॉट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा आपका राइट एंगल है 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज बोलिए, किसी में डाउट? नोट करना। फर्स्ट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको निकालना ना, ये क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a डॉट बी। सभी तो दे रखा है तुमको,
ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए डॉट बी भी दे दिया आंसर √5। चलो जो भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, जबकि ए आपको 3 गिवन है, बी आपको कितना गिवन है 5 और सी गिवन है आपको 7, और एक रिलेशन दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, बोलो बोलिए मीत। कुछ भी, किसकी वैल्यू जब दे ही नहीं रखी तो किसकी रख दोगे तुम? जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर को cos थीटा इनटू जो उनका वो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई, तो ए डॉट भी दे रखा है क्या तुमको? नहीं तो वो उसमें रख देंगे ना, तुम निकालो। तो ऐसे लिखेंगे, सुनो, जिसको आता है ना वो एक लाइन में समझा देता है, जिसको नहीं आता ना टाइम ऐसे समझाता है वो, उसको खुद को भी नहीं आ रहा है लेकिन कोशिश पूरी कर रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे -c। यदि आपको बी और सी के बीच में निकालना है तो उसको लिखेंगे -a करके, समझे? अब इनका दोनों साइड मॉड ले लो और स्क्वायर कर दो इस तरह से, तो ये तो बन गया a² + b² + 2ab cos थीटा। ए डॉट बी को क्या लिखे हम? ए बी cos थीटा, थीटा चाहिए मुझे, और ये सिंपली c² हो गया, तो cos थीटा बिकम c² - a² - b² डिवाइडेड बाय 2ab। तुम्हें याद है एसओटी में ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बनता है। c² कितना हो गया 49 -9 -25 डिवाइडेड बाय 2, a इंटू बी 15। 40 - 25 कितना आंसर आ गया 1/2। तो थीटा एक्यूट एंगल आपको कितना देगा? cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना हो गया π/3, 60 डिग्री। थर्ड नंबर बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करिए। ए डॉट बी < 0, इनइक्वलिटी आएगी। करिए, कितना आता है 14x²। इसका इसके साथ डॉट, दिस डॉट दिस, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, कितना आएगा -8x, माइनस का 8x। अरे किसको नहीं आ रहा डॉट प्रोडक्ट लेना, मुझे बता दो। प्लस का x < 0, बोलो प्राजक्ता आ रहा है? आई का आई के साथ डॉट, जे का जे के साथ डॉट और के का के के साथ डॉट, बाकी के साथ 0। कितना हो गया ये 14x² - 7x < 0। 14x कॉमन ले लो तो x - 1/2 < 0। सिंप्लीफाई बाय वेवी कर्व मेथड हैविंग द टू क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 1/2। प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन पिक करना है? < 0। हैविंग नो इक्वालिटी तो x बिलोंग्स टू 0 to ½ ओपन इंटरवल। आंसर बोलो क्वेश्चन नंबर 4 का। यदि दोनों परपेंडिकुलर है तो a = 0, तो 3 + 2p 27 = 0, तो p = -15। अच्छा, पैरेलल होने की कंडीशन 3/1 इज 2/p और 9/3 यानी 3, तो p कितना आ गया? यस 2/3। क्वेश्चन नंबर 5, component of b vector along a vector is b vector dot a cap into a cap which is written as b dot a vector, है ना? यहां आ गया a vector अपॉन mod of a का होल स्क्वायर। इसको लिखिए a vector अपॉन mod of a vector अपॉन mod of a डॉट b बोलो। इस केस में a डॉट b 2 - 1 1 1 + 3 यानी 4 इंटू ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर यानी 3। नाउ सेकंड पार्ट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, टोटल में से घटा दो। ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, given the three vectors a vector b vector c vector and any one of the vector is perpendicular to the sum of the two vectors, any one of the vector, first consider the a vector, then this will be perpendicular to b plus c। a vector अगर आप ले रहे हैं तो रिमेनिंग 2 कौन से हुए?
बी और सी, तो बी प्लस सी उनका सम, उनके परपेंडिकुलर, यानी क्या गिवन है, ए डॉट बी प्लस सी परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू एनी वन, तो बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए एंड सिमिलरली सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, तो ए डॉट बी ए डॉट सी इक्वल टू 0, एड कर दो इनको तो ट्वाइस मिलेगा आपको, ट्वाइस को लुका देना, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। लेट इट बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ये निकालना है भाई, तो इसका फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना 9 16 25 अंडर रूट 50, तो 5 रूट 2। नाउ सिंप्लीफाई, 6 हो गया 7, कॉस इनवर्स 1/3 दो डायगोनल्स के बीच, है ना, क्यूब के दो डायगोनल्स। सपोज मेरी बात सुनो, ये बॉक्स तो है पैरेलल पाइप, पैरेलल पाइप ऐसे बनता है इस तरह से, जिसका लेंथ विड्थ हाइट इक्वल नहीं होती, ये पैरेलल पाइप है। इस रूम में कहीं पैरेलल पाइप नजर आता है क्या आपको, इस बॉक्स के अलावा? ये रहा, ये पैरेलल पाइप है। और कहाँ थे पैरेलल पाइप? और तुमने महाभारत देखी है क्या? उसमें शकुनी खैर उसको तो सारे ही मामा कहते थे, तो ये उसके पासे होते थे ऐसे ना, मैंने नहीं देखा, महाभारत में दिखाया था, मैं नहीं गई थी वहां, है ना, तो वहां शकुनी के ये पासे। अब सुनो, ये इसका लेंथ 3D फिगर है, ये इसका विड्थ और ये इसका हाइट, और कहाँ है, और शकुनी कहाँ जाने की जरूरत है, ये रहा, ये पैरेलल पाइप, इसको बोलते हैं पैरेलल पाइप, है ना, पूरा लिखे पाइप, और इसको एक और नाम देते हैं क्यूबॉइड। ये इसका लेंथ, ये इसका विड्थ, देखो ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, वॉल्यूम कवर करता है, बाकायदा इसके अंदर भरा हुआ है कुछ, तो लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, क्यूब बनाते हैं। क्यूब में क्या होता है, एल बी एच आर इक्वल, तीनों इक्वल हो जाते हैं। जो वो स्नैक एंड लैडर खेलते हैं और वो लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें जो डाइस होता है वो क्यूब होता है। तो इसको ऐसे बनाना है, देखो आप चूंकि क्यूब है और ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, तो उसका एक पॉइंट में ओरिजिन पे ले सकती हूँ ना, तो इसको 3 डायमेंशनल पे ऐसे बनाना है, तो यूं बनाना है, देखिए ठीक है। राइट, ये ओरिजिन 0 0 0, ये ए बी सी डी ई एफ टी, ये लेंथ भी स्मॉल है, ये विड्थ भी स्मॉल है, एंड दिस हाइट इज ऑल्सो स्मॉल है, तो दिस पॉइंट बिकम ए 0 0 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर आप इसको वाइलेट करते हैं, इसको लेते हैं जेड, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बनेगा 0 a 0 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 0 0 a। पैरेलल पाइप में क्या बनेगा, ये बनेगा a 0 0 0 b 0 0 0 c। दिस b पॉइंट इज लाई इन एक्स जेड प्लेन a 0 a। वहां क्या बनेगा, a 0 c, दिस एक्स वाई प्लेन, तो a 0, वहां बनेगा a b 0। अब देखो ये जो रूम है ना, ये भी आप एक तरह से कहते हैं, इसका लेंथ विड्थ हाइट सेम है, तो पैरेलल पाइप ये क्यूबॉइड है, और हम एलबीएच को सेम मान लें, नहीं सेम है तो पैरेलल पाइप है, और इक्वल है तो क्यूब है। तो थोड़ी देर के लिए अपन क्यूब मान लेते हैं इसको। तो इसके मुझे दो डायगोनल्स आपको बताना है। ये कह रहा है बिटवीन द एनी टू डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो कॉस इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है आपको। अब मेरी बात सुनिए, देखो जब आप है ना, ये पैरेलल पाइप इज ए 3D फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है ना, इसको चिपका, इसको ना, इसको वो कर दो, इसकी वॉल्यूम हाइट कम खत्म कर दो, बिल्कुल ये जो टॉप वाला पोर्शन है ना, ये नीचे वाले से मर्ज करने के लिए हाइट खत्म कर दो, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। एंड क्यूब इज द 3D फॉर्म ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली टेट्राहाइड्रन इज ए 3D फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल।
स्फेयर जिसको आप बॉल बोलते हो, गोल बोलते, गोला गोला एकदम गोल गोल, है ना? हाँ, रसगुल्ला, हाँ गुलाब जामुन, खाने की बात करा लो। हाँ मैडम अब समझ में आएगा। हाँ, बढ़िया बात करी आपने। तो स्फेयर इज द 3D फॉर्म ऑफ सर्कल। ये जो बैंगल है ना, इसको आप ऐसे उठा दो, आप इसके अंदर कुछ भर दो तो वो क्या हो जाएगा? स्फेयर हो जाएगा। तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं, अब हम 3D पढ़ेंगे इसका। तो ये जो है, अब क्या करना है देखिए, जैसे आप है ना ये स्क्वायर लेते हो इस तरह से, तो डायगोनल कैसे बनते हैं? दो अपोजिट वर्टाइसेस को मिलाने पर डायगोनल बनते हैं। अब डायगोनल यहाँ कैसे बनेंगे? उधर देखो ये क्यूब है पूरा, उधर का बॉटम वाला पार्ट, उधर का बॉटम यूं जाएगा, उधर का टॉप, वो वायर जा रहा है ना, इधर का बॉटम उधर का टॉप, कमरे का ऊपर, ये एक डायगोनल है, ठीक है। उधर का टॉप उधर का बॉटम, वो एक डायगोनल है। उधर का बॉटम उधर का टॉप, इधर का टॉप उधर का बॉटम, 4 डायगोनल्स है, ठीक है। ऐसे समझ लो आप, है ना? और भी बने तो बन जाए, हमें तो 2 ही चाहिए। तो आप मुझे 2 डायगोनल्स बता दो। अच्छा, ये P का कोऑर्डिनेट बोलो तो बहुत बढ़िया। और उस केस में बनेगा ABC। कोई से भी 2 डायगोनल्स ले लो, एक तो ले लो OP, एक तो OP वेक्टर हो गया, एक BE या EB, है ना, एक BE वेक्टर हो गया। OP वेक्टर कितना हो गया? A, है ना, AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप, सब A ही है। और BE कितना हो गया? ये रहा E और ये, तो माइनस का AIJ प्लस AI कैप AJ कैप, सब्ट्रैक्ट कर दो, E का पोजीशन वेक्टर माइनस का AK कैप, इस तरह से, ठीक है। अब इनके बीच में cos थीटा इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? OP वेक्टर डॉट BE वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड, डॉट ले लें, दिस और दिस माइनस A², फिर प्लस A² माइनस डिवाइडेड बाय √A², अंडर रूट 3A², उसका भी 3A² अंडर रूट, ठीक है। आपको एक्यूट निकालना है तो आप मॉड ले लें, ठीक है, काट दो। ये कितना हो गया? A², नीचे कितना हो गया? 3A², दिस इज 1/3, सो थीटा विल बी cos इनवर्स 1/3, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन मैंने लिखे, आपको करवा दिए, आप नोट करना। एंगल पैरेलल पाइप में निकालें, पैरेलल पाइप में एंगल बिटवीन any 2 डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड या पैरेलल पाइप, तो उसके बीच का एंगल देखो ऐसे निकाला जाता है भाई, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स A² प्लस माइनस B² प्लस माइनस C² डिवाइडेड बाय, वहां पे देखो ऐसे लिखा जाता है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस, तो नीचे आता है अंडर रूट A² B² C², अंडर रूट A² प्लस B² C², अंडर रूट हट गया ही। अब आप बोलेंगे काट दें, ऊपर नीचे से काट दें, कटता नहीं है। देखो मे बी यहाँ प्लस आ सकता है, यहाँ माइनस आ सकता है, सब जगह प्लस सब जगह माइनस नहीं आएगा। जैसे आपने यहाँ माइनस का A ले रखा है, वहां प्लस का A ले रखा है, तो माइनस A² आएगा ना, प्लस A² थोड़ा ना आएगा। यहाँ माइनस का CK कैप है और यहाँ प्लस का CK कैप है, तो माइनस का C² आएगा। यहाँ प्लस का BJ कैप है, यहाँ प्लस का BJ कैप है, तो प्लस का B² आएगा। तो ऐसे बनता है ये माइनस A² प्लस B² माइनस C², और नीचे तो मॉड है तो वो तो ये बनेगा। कटेगा किस तरह से? कटता ही नहीं है, आप समझे। तो ये किसके केस में होता है? इस पैरेलल पाइप में, जब LBH ABC का वैल्यू इक्वल नहीं होता, है ना। चलिए अब नोट करें। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और
जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।